हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेस का करवाई। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान लूसेंट की जो बुक है इसके माध्यम से फिजिक्स के 300 जो है एमसीक्यू इसमें दे रखे हैं वे सभी हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जो आपके ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही बुक है जिसके हम फिजिक्स के एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो एक बार फिर खुद से करने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन को, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो ये होती है दूरी की इकाई। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट है पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई होती है, तो पारसेक जो होता है ये दूरी की इकाई होती है, और एक पारसेक बराबर 1.26 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो है ये ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील दूरी को मापने की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई ना होकर तापमान को मापने की इकाई होती है। तो इसका डी उत्तर सही हो जाएगा, यानी डी गलत है इसका। आगामी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो है ये किसका मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का, यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई होती है, तो पास्कल जो इकाई होती है किसकी होती है, दाब को मापने की, यानी बी सही हो जाएगा। कैंडिला मात्रक है। तो कैंडिला किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता को मापने का। लास्ट में आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, तो किसके नहीं है, बल और दाब के, बल और दाब के। नेक्स्ट है अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सी होती है, तो कौन सी हो जाएगी, ऊर्जा। संवेग जो है बल आगुण है, इसके अलावा वेग विस्थापन एंड बल जो है ये सभी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है, तो अभी हमने बताया था जो वेग है ये सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो कौन सी की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का तो समान त्वरण होता है, यानी सी सही हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का समान त्वरण होता है। नेक्स्ट है जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होता है, तो कितना होगा, खुद से कीजिएगा एक बार, कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो ये कौन सा नियम है, तो यह है न्यूटन का गति का पहला नियम, यानी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके आधार पर। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण होता है, तो क्या कारण होता है, विश्राम जड़त्व, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसके किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो किसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। बल का गुणनफल क्या होता है, तो बल का जो गुणनफल है ये क्या होगा, तो क्या होगा, द्रव्यमान और त्वरण। शरीर का वजन जो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है।
RRB 2006 में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो कितना होगा, 100 न्यूटन, यानी 1/6 है ये भार। अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है तो भार कितना हो जाएगा चंद्रमा पर 100 न्यूटन, यानी 1/6वां भाग हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना होगा, 3 किग्रा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों। तो इसका क्या कारण है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना पर चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। तो इसका कारण क्या है। तो क्या कारण हो जाएगा, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कम होता है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो कितना होगा, 9.8 न्यूटन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, टॉर्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क होता है। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा। तो क्या होगा, उतना ही रहेगा, यानी समान रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि पानी जमने पर क्या करता है, फैलता है, जिस कारण बोतल टूट जाती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। तो इसका क्या कारण है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, इसका कारण है कि जो घर्षण बल है वो बर्फ़ पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा। तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है। तो इसका क्या रीज़न होगा कि लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि पानी में ये डूब जाती है, क्योंकि लोहे का जो घनत्व है पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो क्या अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितना रहता है, 1/10 भाग। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। खुद से करने का प्रयास कीजिएगा एक बार। तो क्या कारण है, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, इसका क्या कारण है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है कि मौसम कैसा होगा, तूफानी होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना पकाना, यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण होगा, सोचिएगा एक बार। तो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है, वायुदाब घट जाता है जिस कारण वायु जो गुब्बारा है वो फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? तो जो सूर्य है इसमें नाभिकीय संलयन के कारण होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। तो कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो किसमें नहीं है? खींचा हुआ धनुष। जब हम चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा? चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें ये बताता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो क्या आंसर होगा इसका? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, सोचिएगा एक बार। वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचा सके। नेक्स्ट है, दूध के क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप केंद्रीय बल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव होगा? जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? सोचिएगा एक बार। तो क्या होगा? इसका भार तो बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समान त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक होता है? तो कितना भाग होता है? अभी हमने बात की थी 1/6 भाग। लोलक की कालावधि, यानी लोलक का जो टाइम पीरियड है ये किस पर निर्भर करता है? तो किस पे होगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक जो घड़ियाँ है ये गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पुआसो अनुपात। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। तो वर्षा की जो बूंदें हैं ये किस कारण से गोलाकार होती है? सतही तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण। तेल दीपक की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो किसके कारण उठता है? केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइस होती है। श्यानता की इकाई क्या होती है? पॉइस होती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो जो उत्प्लावकता का नियम दिया था किन्होंने दिया था? आर्किमिडीज ने
तो आंसर हो जाएगा आर्कमिडीज। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज किस देश से संबंधित है। आ चुका है ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। महान वैज्ञानिक आर्कमिडीज किससे संबंधित है, तो कौन से देश से संबंधित है, ग्रीस से। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस तरह की होती है, तो ये होती है अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, तो कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, तो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे, तो ये लंबवत तरंगे होती है, यानी लॉन्गिट्यूडनल तरंगे होती है, लंबवत तरंगे। नेक्स्ट है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो कितनी होगी, 332 मीटर पर सेकंड ही होगी। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल अधिकतम कब होती है, इस बात में होती है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, तो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है 100 डेसिबल का शोर स्तर जो होता है निम्न में से किसके संगत होगा, तो किसके संगत होगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल के संगत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि को भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जा सकता है, तो किसके कारण किया जाएगा, केवल ध्वनि गुणता के कारण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जब एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, तो वायुयान की चाल कितनी होगी, तो कितनी होगी, खुद से करने का प्रयास कीजिएगा एक बार। कितनी होगी, 664 मीटर पर सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल जो इकाई है इसका प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं, तो किसके कारण करते हैं, परावर्तन के कारण। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो किसके द्वारा, नौ संचालकों के द्वारा। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या आंसर होगा, कितना, 310 होगा। नेक्स्ट है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, ये हमने अभी कर लिया। नेक्स्ट है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे, तो कितना पे होगा, -40 डिग्री पर। न्यूनतम संभव ताप कितना है, जिसे हम परम ताप भी कहते हैं, तो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो कितना होता है, 98 डिग्री या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का जो गुटका है ये ज़्यादा ठंडा लगता है, इसका क्या कारण है। क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जिस कारण हमें लोहे का जो टुकड़ा है ये हमें ठंडा लगता है। आणविक संचलन के द्वारा
ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? संवहन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो कौन सा हो जाएगा? पारा। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? सोचिएगा एक बार। क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का ताप कम अवशोषण करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग यानी यूजेस कहाँ होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन और दूरमिति में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर है वह तेज होती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? क्योंकि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमानों पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से की अपेक्षा। जो है, जो भाप से है यह हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी की अपेक्षा। तो किस कारण होता है? क्योंकि उसमें गुप्त जो भाप है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, जिस कारण हमें हाथ अगर भाप से जलता है तो हमें अधिक जलन महसूस होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये करता है ऊर्जा संरक्षण की। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यह है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश विकिरण की विकृति होती है, तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव होता है? बढ़ती है। प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी के सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। किसी गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये किस कारण होता है? किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? कितना होगा? वह भी 60 डिग्री ही होगा। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। क्या आंसर होगा? करिए एक बार। क्या होगा? 3.0।
यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का गुणन होगा, कितना होगा 2 थीटा, यानी डी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीरे से कांच में। मृग तसना मिरेज उदाहरण है। मृग तसना किसका उदाहरण है? तो यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। रेगिस्तान में हमें देखने को मिलता है, और अगर हम सड़कों पे देखेंगे गर्मियों के समय तो ये हमें मृग तसना देखने को मिलती है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों से निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? किसके कारण होगा? परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका क्या कारण है? प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो क्या कारण है? दोलकण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है ये सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो प्रकीर्णन के कारण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? कीजिएगा एक बार। तो ये किस कारण होगा? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? यानी पीछे के दृश्य देखने के लिए मोटर कार में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से का होगा? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण को काम में लिया जाता है? काफ़ी बार आ चुका है, तो अवतल दर्पण को। मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है? मानव आँख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो कितनी होगी? 0.75 मीटर। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनते हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? जब कोई वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? अनंत। क्या आंसर हो जाएगा? अनंत होगी। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा करता है। खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। कैसा होगा? अवतल लेंस जिस तरह से काम करता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। याद रखिएगा, 0 डायोप्टर होती है। नेक्स्ट है, यदि किस ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 50 सेमी। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, कीजिएगा एक बार खुद से, किसके कारण? परावर्तित नहीं करता है, जिससे वह परावर्तित नहीं करेगा उसके कारण। जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देगा? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। 3 मूल रंग कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 मूल रंग कौन से हैं ये बताना है। कौन से होंगे? नीला, हरा और लाल।
नीला, हरा और लाल। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है तो कौन सा होता है? बैंगनी प्रकाश। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? सफ़ेद। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का। आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है ये बताना है। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के लेंस का निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो क्या आंसर होगा? अवतल लेंस का। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो कौन सा लेंस दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस। दूरबीन का आविष्कार किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? फिल्म से। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो किसके होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? तो कार की जो खिड़कियां है इसे बंद कर लेंगे। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन सा नियम है? तो कौन सा हो जाएगा? कूलॉम का नियम, यानी कूलॉम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतरों को। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? क्या है? चांदी। अति चालकता का लक्षण क्या होता है? तो क्या होता है? उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीजिएगा एक बार। समान विभव पर। तो क्या आंसर हो जाएगा? समान विभव पर प्रत्यावर्ती धारा, यानी एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग में एक तार को संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन सा है?
कीजिएगा एक बार खुद से, कौन सा आंसर हो जाएगा? ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? 2 ओम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो अभी क्या है? रासायनिक ऊर्जा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो क्या होता है? याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। वोल्टेज सेल के आविष्कारक कौन थे? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार किन्होंने किया था? एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। शुष्क सेल है तो शुष्क सेल क्या है? एक प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए? विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो ये किए थे फैराडे ने। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? टिन और शीशे का एक मिश्र धातु है, उसकी बनी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट है, ये किस तत्व से बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन से। टंगस्टन से। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत जो हीटर होता है उसका एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नेक्स्ट है, यदि 100 वाट वाले 110 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। यदि 100 वाट वाले 110 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना होगा? तो कितना होगा? 1 यूनिट। 1 यूनिट। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है यानी पैरामैग्नेटिक है? निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो क्या आंसर होगा? कीजिएगा एक बार खुद से। तो क्या है? क्रोमियम। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय यानी डाईमैग्नेटिक है? निम्न में से कौन डाईमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय है? तो कौन सा हो जाएगा? बिस्मथ यानी ऑप्शन बी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का प्रभाव सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो किसने किया था ये बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ओरेस्टेड द्वारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो जनित्र को बनाने में किया जाता है यानी जनरेटर को बनाने में किया जाता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। तो किस सिद्धांत के अनुसार? फैराडे के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में होता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का जो नियम है ये किस निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी?
किसने की थी? चैडविक ने। परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, यानी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो किसे? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कितना होगा? तो कितना होगा? 4। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आरआरबी 2004 में आ चुका है। नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये बताना है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कीजिएगा एक बार खुद से। किसने की थी? एंडरसन ने। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कर रहा है, तो ज्ञात कीजिए एक बार। कितना हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? एक यूनिट ऋणावेश, एक यूनिट ऋणावेश करता है, एक यूनिट। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, तो समस्थानिक गुण किस में पाए जाते हैं? तो तत्वों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक के निर्माण करते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? खुद से कीजिएगा एक बार। तो क्या करता है? अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही किरणों को करता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ग्रेफाइट का। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ पर होता है? तो कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किसके रूप में? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में होने देती है। एक दिशा में होने देती है। राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? राडार का उपयोग किस लिए किया जाता है?
तो किस लिए रडार का उपयोग किया जाता है? जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना और मार्ग निर्देशन करने के लिए। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र यानी 3D निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? 3D चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था? एडविन हबल ने। एडविन हबल ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो किसने किया था? कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर, ध्यान रखिएगा, इंटरफेरोमीटर। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो कौन से हो जाएंगे? बुध व शुक्र ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो किसके हैं? शनि के। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? तो क्या आंसर होगा? खुद से कीजिएगा एक बार। शुक्र ग्रह को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगा लेता है? तो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? कौन सा हो जाएगा? शनि ग्रह। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? लगभग कितना होता है? 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? खुद से कीजिएगा एक बार। तो किसने की थी? गैले ने। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? कौन सा है? सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इसकी कक्षाओं के बीच में विद्वान है। तो कौन किसकी कक्षाओं के बीच में आता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। जो हेली धूमकेतु है ये सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो कितने वर्षों में? 76 वर्षों में। 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार कब चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है? काला। लाल ग्रह यानी रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है मंगल ग्रह को।
पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो कितने दिनों में करती है? 365.25 दिनों में। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है? तो कौन सा दिया है? पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो कौन सा नाम दिया है? ये दिया है 134340। नेक्स्ट है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह कौन सा है? मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह ग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह। एक खगोलिकी इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो खगोलिकी इकाई होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किसके बीच की औसत दूरी है? तो किसके बीच की औसत दूरी होता है? खुद से करने का प्रयास कीजिएगा एक बार। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? किसने की थी? विक्टर हैस ने। विक्टर हैस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कारक कौन थे? खुद से करने का प्रयास कीजिएगा एक बार। कौन थे? रॉबर्ट वॉटसन। रॉबर्ट वॉटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कार यानी किसने किया था? किसने किया था? न्यूटन ने। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, उन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, उन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की थी। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो विमान का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने किया था। परमाणु बम का विकास किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? किसने किया था? वर्नेस वॉन ब्रॉन ने। वर्नेस वॉन ब्रॉन ने। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया था? नॉल और रुस्का ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नॉल और रुस्का ने। नेक्स्ट है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक कौन है? यह है ब्रॉड शॉ। ब्रॉड शॉ ने सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है जिससे हाइग्रोमीटर से। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिसने समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया था? वह उपकरण कौन सा है जिसने समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया था? किसने किया था? सोनार का। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। तापमान को क्या रखना? स्थिर रखना।
निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस युक्ति को मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो किसका प्रयोग लाया जाता है? तो ये लाया जाता है रेडिएटर का। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डिक्टाफोन। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया? तो किसने दिया था? आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की? तो किसने की थी? आर्किमिडीज ने। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? मेघाच्छादित रातें स्वच्छ तारों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती है? तो स्थलीय विकिरण के कारण। इसके कारण स्थलीय विकिरण के कारण। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है यानी पिच है जो निर्भर करता है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पे? आवृत्ति पर। अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो किसके लिए? दूरदर्शक के लिए। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? R/3। नेक्स्ट है गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि गर्म मौसम में पंखा जो है यह आराम का एहसास दिलाता है। इसका क्या कारण है? हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है। कॉस्मिक किरण है। तो कॉस्मिक किरण क्या है? क्या है? आवेशित और अनावेशित दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? निम्नलिखित किरणों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? तो कौन सी होती है? एक्स और गामा किरणें। नेक्स्ट है एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। नेक्स्ट है एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो किस पर करेगा? केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। नेक्स्ट है जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो क्या होता है? जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? मुक्ततः निलंबित चुंबक के अक्ष से आते हुए एक ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामुत्तर कहते हैं। ये तो सही है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से जाते ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामुत्तर कहते हैं। ये भी सही है। जिस मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र एक माध्यम का विदन करता है वह माध्यम की अपेक्षित पारगम्यता कहलाती है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो लास्ट वाला देखते हैं अपेक्षित पारगम्यता एक विमान रहित राशि नहीं होती है। ये गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट है जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। इसका एक अक्ष परावर्तित और एक अंश
परिवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होगी। तो क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? केवल एक आपतन कोण के लिए। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या आंसर होगा? अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। यानी एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 केल्विन मापक्रम पर। नेक्स्ट है, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतरण कितना होगा? तो कितना होगा? 90 डिग्री। एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा से ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा वह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव आएगा? एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा वह पुनः धरातल पर गिरता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव आएगा? क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से एक प्रकार की एक समान विमान नहीं है। तो कौन सी है जिसमें एक समान विमान नहीं होती है? तो कौन सी हो जाएगी? घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। माध्य स्थिति में जो गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा के सर्वोत्तम एक निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या होते हैं? तो क्या होते हैं? चांदी और सीसा। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में जो शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस पे करेगा? केवल संवहन पर। किस पे? केवल संवहन पर। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है? निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्ट से देख सकता है परंतु निकटतम वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। कथन 2 है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता। 3 नंबर कथन है, जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधन चश्मे के देख सकता है। तो कौन सा इनमें से ऐसा है जो सही नहीं है? तो क्या आंसर होगा? एक बार खुद से कीजिएगा। यानी तीनों ही जो है ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है। कथन 2 है, वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। कथन 3 है, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो क्या आंसर होगा? कौन सा सही है? तो केवल 3 जो है ये सही है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? किस कारण से चिपकते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण से। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? कब होता है? जब वह एक पैर की
पादा उंगली पर खड़ा होता है। नेक्स्ट है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस क्षेत्र में, प्रकाश के प्रकीर्णन के क्षेत्र में। किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, जेसी बॉस ने। नेक्स्ट है 0 डिग्री पर पारद मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है। 0 डिग्री पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, एक एटमॉस्फेयर। गॉड पार्टिकल क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, तो यह है हिग्स बोसॉन। नेक्स्ट है आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसके लिए, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए। याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है प्रकाश किरण सरल रेखा से चलती है लेकिन प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है, इसका कारण क्या है, तो क्या कारण है, जैसे ही किरणें तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तित घटना होते हैं। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या संघनी क्या है। बोस आइंस्टीन संघनी क्या है, तो क्या है, द्रव की पांचवी अवस्था यानी मैटर की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन संघनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे सभी फिजिक्स के एमसीक्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। एंड अगर हमारी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर बता दीजिएगा कमेंट में कि आपके कितने सही हुए। थैंक यू वेरी मच।